Hello dear students, this is Abhishek Tiwari sir from Abhi Coaching Institute। 12th फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसका लेक्चर नंबर 8 है, मतलब पिछले 7 लेक्चर हो चुके हैं। यहाँ हम समझने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में क्या आता है भाई? पहला है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, मतलब एक लंबी सी वायर होगी, उसके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देन हम एक शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और अच्छे वाले हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 8 है अभिषेक तिवारी सर के द्वारा एमएससी फिजिक्स, एसएमई फिजिक्स। और एक और बात, यूट्यूब चैनल पर यदि तुम नए हो तो करना होगा तुम्हें सब्सक्राइब। क्यों? क्योंकि यही तो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्या है टॉपिक अपना? टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ थिन इनफाइनाइटली। अब इसका मतलब मैं तुम्हें समझाऊंगा, ऐसा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि सर मतलब नहीं समझाएंगे, इसका मतलब क्या है क्वेश्चन बिल्कुल समझाऊंगा। लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, अपना क्वेश्चन इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका मतलब समझना। इसका मतलब यह है कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास क्या है, एक बढ़िया सी शीट है आसपास। क्या है आपके पास एक शीट नहीं लेते हैं अपन, एक लंबी सी तार ले लेते हैं। ठीक है, और वो तार बहुत लंबी है। अब तार बहुत लंबी, तो बहुत लंबी तार तो मैं बना नहीं सकता, इनफाइनाइट लॉन्ग है बोला गया है। ठीक है, तो बहुत लंबी तार तो मैं बना नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ, एक पतली सी एक छोटा सा टुकड़ा बना लेता हूँ उसका। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं, ये तार और भी ज़्यादा नीचे जाएगी और भी ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ अपन ने इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, और सपोज कर लेते हैं इस पर कुछ चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन है कि मान लेते हैं हमारे पास एक वायर है जिसको चार्ज दिया गया है, और उसके आसपास क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालिए। अब यदि आपको गॉस थ्योरम याद था तो गॉस थ्योरम से फ्लक्स निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। तो बस उसी का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो, अब अपने को पता है कि सर ये कैसा कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अब स्ट्रेट कंडक्टर के आसपास हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। याद करो, गॉस थ्योरम में समझाया था मैंने, गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जिसे हम इमेजिन करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे इसके आसपास यदि मुझे गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है, तो सपोज कर लेता हूँ मैं कि इसके आसपास एक इमेजिनेशन करता हूँ कि एक सिलेंडर है। इसके आसपास क्या इमेजिन कर लूँ सर? इसके आसपास मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि एक सिलेंडर है। ठीक है, और सिलेंडर का रेडियस क्या माना जाएगा सर? सिलेंडर का रेडियस मान लिया जाएगा आर। सिलेंडर का रेडियस क्या मान लिया जाएगा सर? सिलेंडर का रेडियस मान लिया जाएगा आर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया? इसके आसपास एक सिलेंडर को इमेजिन किया है। ठीक है सर, सिलेंडर को इमेजिन कर लिया। अब सिलेंडर का जब इमेजिन कर ही लिया, तो मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है, इस वायर की लेंथ कितनी है अपने पास? एल। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कहला जाएगी वो एल। ठीक है, और इसका रेडियस आर है, तो इसका मतलब यदि अपन को इससे आर डिस्टेंस पे कोई वो निकालना पॉइंट, कि इससे आर डिस्टेंस पे यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बता दूं, क्या अपन इस पर गॉस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, पर फ्लक्स निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला भी है क्या सर? हाँ, फॉर्मूला था ना, ई डी एस कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पे टोटल कितने एरिया दिखाई देंगे? एक ऊपर का सर्कुलर पार्ट दिखाई देगा, ये वाला एरिया। इसका एरिया वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा सर? इसका एरिया वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये हो गया ds1। यहाँ पर भी अपन को ये कुछ एरिया दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। इसका एरिया वेक्टर किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा? एकदम 90 डिग्री बनाते हुए आगे की तरफ। ये कहलाएगा EDS2, असल में DS2। ठीक है, और वैसे नीचे भी एक सर्कुलर पार्ट है, तो उसका भी एरिया वेक्टर होगा, जो किस तरफ पॉइंट कर रहा होगा सर? वो भी परपेंडिकुलर नीचे की ओर पॉइंट कर रहा होगा, और इसका नाम दे देते हैं अपन DS3। ठीक है, क्लियर बात है, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। यदि अपन ने एरिया वेक्टर बना लिया है, तो क्या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी इमेजिन कर सकते हैं? जी सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसे होगी? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने लेक्चर पढ़ा था, तो हमने ये वाली बात कही थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब जैसे ये परपेंडिकुलर गया, तो इससे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी सर? इस डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी सर? इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है ये वाली बात? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी।
ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बनाया हमने। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर। ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है सर? 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है सर? 90 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है सर? 0 डिग्री का। ठीक है, तो यदि मुझे टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस निकालना है, क्या करना है मुझे? टोटल फ्लक्स। देखो ये कहानी आपको लिखनी पड़ेगी कि मान लेते हैं 3 सरफेस ले रहे हैं, DS1 DS2 DS3, ठीक है। अपन डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस, कि सरफेस के साथ टोटल कितना फ्लक्स लिंक्ड है। ठीक है, तो यदि अपन टोटल फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था सर? वो हुआ करता था EdS cos थीटा। किसका था? डी फाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो बिल्कुल अपन लिखते हैं डी फाई। ठीक है, अब उसका क्या करते हैं अपन? इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। इज इक्वल टू में अब इसका करते हैं EdS1, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? इंटीग्रेशन में हो जाएगा EdS1 cos 90 डिग्री। ठीक है, अब इसके साथ क्या आएगा? प्लस करके अपना EdS cos थीटा होता है, तो अपन करते हैं EdS2 और cos कितना? 0 डिग्री, और इसका मार देते हैं इंटीग्रेशन। प्लस में एक और इंटीग्रेशन आएगा EdS, इसका वाला ये हो जाएगा EdS3 और cos कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। बट किंतु परंतु बंधु, आपको पता है cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है सर? 1 होती है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? वो होती है अपने पास 0। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ 90 डिग्री लिखा हुआ है वहाँ पर 0 छोड़ देते हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0, सबसे मल्टीप्लाई करो 0, तो केवल ये बच रहा है हमारे पास। तो इंटीग्रेशन डी फाई मतलब टोटल फ्लक्स आएगा अपने पास 5, जो अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सर हमारे पास बहुत सिंपल वे में इंटीग्रेशन EdS2 और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी? इंटू में 1। ठीक है, अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, ये E बाहर आ गया। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करना है? इंटीग्रेशन हमें केवल और केवल DS2 का करना है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन DS2, ये जो DS2 ये छोटा सा टुकड़ा लिया था, लेकिन किसका? आपको पता है सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का। एक ऊपर सर्कल एरिया था, एक नीचे सर्कुलर एरिया था। ये वाला जो कहलाता वो CSA कहलाता। तो CSA का फॉर्मूला क्या है सर? CSA का फॉर्मूला हुआ करता है 2πRh। ठीक है, तो 2πR और h की जगह पे इसकी लेंथ L है, तो अपन लिख देते हैं L। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर। तो इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं, यहाँ पर छोड़ते हैं। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में आपको याद है क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, यदि गॉस का आपको जरा सा भी थ्योरम याद होगा तो उसमें हुआ था कि सर इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है, यदि आपको फ्लक्स निकालना है तो बहुत सिंपल वे है सर। फाई इज इक्वल टू आप कर दीजिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या कर दीजिए? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। अब बताओ भाई, इक्वेशन 1 भी फ्लक्स के लिए है और इक्वेशन 2 भी फ्लक्स के लिए है। ठीक है, अब आप जानते हैं यहाँ पर पार्ट 2 सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब कई बार कंफ्यूज नहीं हो जाना कि सर यहाँ से स्टार्ट हो, नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहाँ पर जा रहे हैं अपन। ठीक है, चलो तो फिर बढ़ जाए आगे। बिल्कुल सर, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अपन देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या देखते हैं अपन? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन का जब अपन यूज़ करते हो इन दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गया E मल्टीप्लाइड बाय 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए 2πRL मल्टीप्लाई में वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये हो जाएगा सर E इज इक्वल टू Q अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट और इनटू में L। लेकिन Q अपॉन L क्या होता है? बट जो Q अपॉन L होता है, यदि आप चार्ज को लेंथ से डिवाइड करो, याद करो, यदि आप चार्ज को लेंथ से डिवाइड करो तो आपके पास आएगा लेमडा। यदि शुरुआत वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो लेमडा का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मैं Q अपॉन में L की जगह पे लेमडा लिख सकता हूँ। फाइनल आंसर है अपने पास E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारा ये फाइनल फार्मूला डेराइव हो चुका है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये फार्मूला डेराइव हो चुका है और इजी था। ठीक है, अब इजी था, साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है। ठीक है, इसलिए ही डेरिवेशन आपको सिखाया गया। ठीक, चलिए अब अपना दूसरा डेरिवेशन देखें, इसलिए उसको भी कंप्लीट करते हैं। वो भी बहुत छोटा सा है। उसमें क्या करने वाले हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अपन पास एक शीट ऑफ चार्ज मतलब हमारे पास मान लेते हैं एक पेज हो। ठीक है, उस पेज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं अपन उस पेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, इस प्रकार से एक शीट है। किस प्रकार से?
ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से एक शीट है, ठीक है, ये बना लिया अपन ने शीट। जैसे इसको नीचे लेकर जाते हैं, ठीक है, और फिर इसके आसपास अपन क्या इमेजिन करेंगे सर, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। अब तुम समझदार होते जा रहे हो कि गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है और फिर आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक बढ़िया से शीट है। अब शीट पे अपने को चार्ज भी देना चाहिए, तो लो भाई अपन इस शीट को चार्ज दे दिया, ठीक है, तो चार्ज शीट है। अब इसके आसपास यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्या करनी है, यदि मुझे इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तब मैं क्या करूँगा। तो सर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लगाएंगे गॉस का थ्योरम, आसपास इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई ये पूरा का पूरा अपन ने इसको चार्ज दे दिया, बिल्कुल सर चार्ज है, पूरी की पूरी शीट चार्ज है, ठीक है। अब इसके आसपास कैसा, यदि तुम शीट की बात, देखो भाई एक वायर थी तब प्रॉब्लम नहीं थी, अब एक पूरी की पूरी शीट है, एक पूरा का पूरा पेज है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मान लेते हैं ये एक पेज है हमारे पास। अब इस पेज की वजह से दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो अपन सिलेंडर तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इस प्रकार से जैसे पिछली बार इमेजिन किया था, ठीक है, क्योंकि पिछली बार तो अपन ने सिंपल सा ये सिलेंडर इमेजिन कर लिया, इस बार ऐसा नहीं कर सकते। तो इस बार दूसरा काम करेंगे, इस बार भी सिलेंडर इमेजिन करेंगे लेकिन दूसरे तरीके से। इस बार का सिलेंडर हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा कि सपोज कर लीजिए ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जो इस सरफेस से होता हुआ जा रहा है, ठीक है, ये अपने पास सिलेंडर है जो इस सरफेस से होते हुए जा रहा है, ठीक, और मतलब क्रॉस कर रहा है। और यहाँ पर मतलब वही सिलेंडर इस तरफ भी थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो शीट के इस तरफ मान लेते हैं, शीट के इस तरफ का डिस्टेंस कितना है अपने पास r, ठीक है, तो इस तरफ का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, r हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, जो सिलेंडर की लेंथ मान ली जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ जाए आगे। बिल्कुल यदि अपन सेंटर की बात करें तो क्या सेंटर में अपन को कुछ ना कुछ एरिया दिखाई देगा, बिल्कुल सर दिखाई देगा सेंटर में एक एरिया, ठीक है, इसी सिलेंडर की वजह से, ठीक। चलिए भाई यदि इस सिलेंडर की वजह से अपन को एरिया दिखाई देगा, देखो भाई मेनली ये बनाना है अपने को, ठीक है, ये दूसरी तरफ का एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और ये दूसरी तरफ का, मतलब दो अपोजिट साइड्स का आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सिलेंडर इन दोनों से क्रॉस हो गया उस शीट से, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़ते हुए अपन फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन 3 एरिया वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला एरिया वेक्टर अपने पास ये है, सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट P डैश है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पीछे की तरफ भी बनेगी पॉइंट P तक भी, और आगे की तरफ भी बनेगी P डैश तक भी। अपन ने दोनों डिस्टेंस R ले रखा है कि कैलकुलेशन पे आए कि इससे R डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पर एक एरिया वेक्टर ले सकते हैं, बिल्कुल सर एरिया वेक्टर ले सकते हैं। ये एरिया वेक्टर क्या कहलाएगा, इसका नाम दे देता हूँ, सपोज कर लीजिए DS1। क्या नाम दे दिया मैंने इसका नाम दे दिया है DS1। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते अपन ने इसको, जब अपन ने DS1 नाम दे दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा अपना DS2। क्या नाम दे देंगे अपन इसको, DS2। अब ये एरिया वेक्टर DS2, ये एरिया वेक्टर DS1, क्या ये सरफेस कर्व सरफेस पर भी कोई एरिया वेक्टर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो भी उससे कितनी डिग्री बनाते हुए 90 डिग्री बनाते हुए, तो ये हो जाएगा DS3। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, जी नहीं सर। अब आओ भाई अपन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। अब शीट के पीछे की तरफ भी परपेंडिकुलर होंगे, तो मतलब अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरफ जाएंगी, इस तरफ, तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ठीक है। दूसरी बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किस तरफ जाएंगी, वो भी सामने की तरफ जाएंगी, तो उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी एंगल 0 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं कि ऊपर की तरफ जाएंगी क्या, नहीं, इससे 90 डिग्री बनाएंगी तो किस तरफ जाएंगी, इस तरफ जाएंगी। सर जैसे आपने इस तरफ एक इलेक्ट्रिक के फील्ड के लिए वेक्टर लिया है CSA पर, क्या यहाँ पे भी लेना जरूरी है, नहीं। यदि अपन ने एक एरिया वेक्टर ले लिया तो ये पूरी की पूरी कर्व सरफेस एरिया कवर हो गया है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए अब यदि मुझे टोटल फ्लक्स निकालना, क्या निकालना मुझे, यदि मुझे निकालना है टोटल फ्लक्स, तो कैसे निकालूंगा टोटल फ्लक्स, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, बन जाएगा। आओ भाई टोटल फ्लक्स वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अच्छा इस टॉपिक का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, चलो भाई पहले नाम तो लिख दूं। नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। क्या इस टॉपिक का नाम, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग, या कह लीजिए ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। बाहर थोड़ा सा अल्लाह सुनाई दे रहा होगा, उससे टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट किया जा सकता है ना, बिल्कुल।
तो चलो भाई ये हो गया। अब अपन आते हैं टोटल फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालना है? बहुत सिंपल है सर, फ्लक्स यदि मुझे टोटल निकालना है तो मैं कहूँ ई डी एस कॉस थीटा और सबका इंटीग्रेशन कर दूँ। बिल्कुल, तो अपन यही करने वाले हैं। अपन करने वाले हैं डी फाई का इंटीग्रेशन, तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो भाई, पहले ई डी एस वन का करते हैं। ये हो गया ई डी एस वन और कॉस कितने डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए कौन सा एंगल 0 डिग्री। प्लस में ई डी एस टू की बात करूं तो वो आ रहा है सर डी एस टू कॉस 0 डिग्री। ठीक है, उस तरफ वाले की बात कर रहा हूँ। अब जो ऊपर की तरफ है उसके साथ 90 डिग्री है, तो अपन करते हैं इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90। बट कॉस 90 की वैल्यू आपको मालूम है कि कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 डिग्री हुआ करता है सर 1। ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं सर गलत है, कॉस 90 हुआ करता है 0 और कॉस 0 डिग्री क्या हुआ करता है 1। तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा 0, यही बस बचेंगे। तो अपन करते हैं अपने पास इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, हमारे पास बच रहा है इंटीग्रेशन ई डी एस वन प्लस में इंटीग्रेशन ई डी एस टू। ठीक है, और ये तो छोड़ दिया अपन ने, cos 0 की वैल्यू 1 होती तो उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे अपने पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स फाई और ये आ जाएगा अपने पास ई इंटीग्रेशन डी एस वन प्लस बाहर एक बार फिर से आ गया ई और इंटीग्रेशन डी एस टू। अब सपोज कर लीजिए कि इसका एरिया अपने पास कैपिटल ए है। क्या सपोज कर लें कि इसका एरिया अपने पास कैपिटल ए है, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड बाई ए और प्लस में फिर से ई मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि 2 बार है इसलिए अपन इसको लिख देते हैं 2EA। क्या लिख देते हैं अपन इसको? अपन इसको लिख देते हैं 2EA। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। बट ये तो अपने पास फ्लक्स आया, लेकिन गॉस का थ्योरम तो फ्लक्स कुछ और बता रहा था ना। गॉस का थ्योरम कहता था बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस के थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स क्या होता है, बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम GAUSS गॉस थ्योरम, यदि अपन बात करें कि गॉस थ्योरम क्या था, तो गॉस थ्योरम में फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला बताया था। क्या करना था? चार्ज लो, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन अपनी 2 है। क्या कहेंगे अपन कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की यदि अपन हेल्प लेते हैं तो बहुत ईजी तरीके से अपना फ्लक्स आ जाएगा, जो आएगा अपने पास 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 2EA लिखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में 2A और इंटू में एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन में ए, चार्ज अपॉन एरिया। याद करो क्या होता था सर, चार्ज अपॉन एरिया हुआ करता था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट E इज इक्वल टू में। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजी सा कॉन्सेप्ट था, हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो यदि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो वापस वही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको करना चाहिए सब्सक्राइब, करना चाहिए इसे लाइक, करना चाहिए इसे शेयर और साथ ही साथ दोस्तों को बताओ कि भाई पढ़ाई चालू हो गई है। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यदि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा गुड डे एंड थैंक यू।